जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखते हैं साइंस के अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके ग्रुप डी के टारगेट हम लोग लेकर चले हैं कि ग्रुप डी का पेपर एक अच्छा खासा पेपर हम पेपर 25 में 25 कर जाए। तो आप अगर 25 में 25 करना चाहते हैं तो ये 2000 की सीरीज से आपको जुड़ना पड़ेगा। 2000 की सीरीज से आपको जुड़ना पड़ेगा। इन्हीं 2000 प्रश्नों में आपको 25 में 25 पूरी संभावना है कि आ जाएंगे। आइए देखते हैं उन 2000 प्रश्न क्या है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 2000 जो सीरीज है हमारी 2000 की, पहला प्रश्न आया। पहला प्रश्न दिया है कि चलिए पहला प्रश्न दिया है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान चाल से चल रही है तो डैश डैश आगे क्या हो सकता है? इसका त्वरण बढ़ता रहता है? नहीं, त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन, ये नहीं बढ़े। इसका त्वरण शून्य होगा? नहीं, लुढ़क रही है तो थोड़ी शून्य होगा। इसका वेग बदलता रहता है? इसका वेग एक समान होता है, इसका वेग बदलता है, इसका वेग बदलता रहता है, वेग बदलता रहता है, समझिए। त्वरण इसका समान होगा, इसका वेग बदलता रहेगा। जब एक समान चाल से चल रही वृत्तिगत में, वृत्तिगत तो क्या होता है? ऐसे चल रही है। अब देखो ये लुढ़क रही, मतलब ये कहीं ना कहीं उस कण धीरे धीरे, अब समझिए कोई वृत्त बनेगा तो कणों से मिलकर, समझ में आ गया ना? हमारा कहने का मतलब है कि इसका वेग बदलता रहता है, वेग बदलता रहता है और इसका त्वरण समान रहे, इसका त्वरण समान रहे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है, उसकी औसत गति क्या होगी? औसत गति, एवरेज स्पीड पूछ रही है। औसत गति क्या होगी? यदि कोई एक सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब प्रति सेकंड जिसे कहा जाता है, प्रति सेकंड एक घूर्णन करेगी, एक सेकंड, उसे ही का हम लोग कहते हैं प्रति सेकंड। प्रति सेकंड ऑप्शन ए दिया है, औसत गति एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय पर निर्भर करती है, ये भी एक होगा। ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शन सी दिया औसत गति, औसत गति और औसत वेग समान ही होता है। औसत गति औसत वेग एक समान होगा या शून्य होगा, या शून्य होगा। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, औसत गति और औसत वेग के समान ही होता है। औसत गति औसत वेग के समान ही होता है। अगर औसत गति से यदि कोई एक सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है तब। क्लियर करते जाइएगा। इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? सर सी। चलिए नेक्स्ट, यदि कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है, वॉशिंग मशीन जो हम लोग को घरों में रहती है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? देखिए सिद्धांत होता है, यहां पर दिया है अपोहन, अपोहन डायलिसिस, विसरण या उत्क्रमण परासरण या अपकेंद्रीकरण, कौन सा होगा? अपकेंद्री और एक होता है उपकेंद्री, अपकेंद्री उपकेंद्री। इसमें जो कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन होती है ना, ये अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम दूध का विशिष्ट हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? विस्कोमीटर का उपयोग करके, विस्कोमीटर या ओडोमीटर या हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर का कौन सा हो सकता है? एक होती है आपेक्षिक आर्द्रता, एक होती आपेक्षिक घनत्व। इसमें दूध क्या है? दूध एक लिक्विड की बात ही तो कर रहा है। दूध किसका बात है? एक लिक्विड की बात कर रहा है। तो कौन सही होगा? कौन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अपकेंद्री त्वरण, अपकेंद्री त्वरण
और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? कितने डिग्री का कोण होता है? कितने डिग्री का कोण होता है? इसमें होता है 90 डिग्री का कोण। सीधा सीधा 90 डिग्री का कोण होता है, ये जान लीजिए। सीधा 90 डिग्री। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का जो कोण होता है सीधा सीधा 90 डिग्री का, सीधा सीधा 90 डिग्री का होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को कौन सही है? सर ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब केंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है। धनात्मक धनात्मक कार्य किया जाता है, शून्य ऋणात्मक इकाई। अब केंद्रीय बल द्वारा कौन सा कार्य होगा? अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य होता है। अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य होता है। अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य होता है। देखिए ऐसे ऐसे कोई रिंग कर रही है दरह नाच, कोई नहीं। जैसे हम कोई भार उठा कर मुड़े धर ले तो शून्य कार्य किए, कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट छक्का कौन सही है? छक्का सर बी सही है। छक्का कौन सही है? बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? मतलब कहने की संख्या इस 4 में ऐसे है जो कैल्शियम की तुलना में अधिक है। कौन हो सकता है? क्लोरीन, आर्गन, सल्फर, स्कैंडियम। क्लोरीन, आर्गन, सल्फर, स्कैंडियम। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडियम। ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडियम, जो कैल्शियम की तुलना में अधिक है। कैल्शियम की तुलना में अधिक होता है स्कैंडियम का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किस तत्व का किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? रासायनिक प्रकृति की बात कर रहा है, किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन पर, आवेश पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। कोई भी विकल्प सही नहीं। तो इसका जो उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसका कौन सही है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल विद्युत अपघटक अपघट्य दुर्बल है? दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब बहुत क्षीण है। इथेनोइक इथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका जो ऑप्शन सही है इन तीनों के अपेक्षा इथेनोइक अम्ल विद्युत अपघट्य है। इथेनोइक अम्ल ध्यान दीजिएगा, इनको मत लगा दीजिएगा सर आया बस। तो 9 का कौन सही है? 9 का ये सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है? एक ध्रुवी संयोजी बंध की बात की है। एक ध्रुवी संयोजी बंध, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक ध्रुवीय संयोजी बंध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कैल्शियम क्लोराइड पर कुल आवेश कितना होगा? किस पे? सर कैल्शियम क्लोराइड कुल टोटल आवेश की बात कर रहा है। टोटल आवेश कितने होते हैं? तो टोटल आवेश जो होते हैं ये होते हैं 0। टोटल आवेश कितने होते हैं? सर 0 होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी। टोटल आवेश कितने होते हैं? 0। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जब एक यस और पी कक्षक को संक्रमित करते हैं, संकरित नहीं संक्रमित किया जाता है। संक्रमित 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 संक्रमित
संक्रमित संक्रमित किया जाता है, कौन सा हो तब क्या होता है? हमें एक समतल पर 3 कक्ष प्राप्त होते हैं। एक समतल पर कितने कक्ष? 3 कक्ष। हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। हमें 2 आपस में लंब कक्ष प्राप्त होते हैं। हमें टेंडाहेड्रल रूप से निर्देशित किया जाता है। तो कौन सा इसमें सही है? कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इन प्रश्न आपको लग रहे हैं ना, वाकई में अगर पेपर में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो दिमाग के कदम से नाच जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अब समझिए ये सब के सब ग्रुप डी एनटीपीसी प्रश्न आए हुए हैं, अंदाजा लगा लीजिए कैसे आ रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रश्न जो आप पढ़िए कुछ लेवल का पढ़िए। अगर आप सरल प्रश्न पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए ग्रुप डी से दूर जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी भी आपको पता है, ग्रुप डी में इस समय जो प्रश्न आ रहे हैं अगर आपने प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो आपको पता हो। तो ये भी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, इनको थोड़ा ध्यान में करिए। 2000 प्रश्नों को पूर्ण करिए आप एक बार, उसके बाद करने के बाद आपको खुद साइंस लगेगी कि हमारी साइंस काफी हद तक, क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से टकराना शुरू कर देंगे। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न, मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ क्या नाम दिया जाता है? एक प्रकार के परमाणु जिसमें एक प्रकार का परमाणु हो और विशुद्ध रूप से उसे क्या नाम दिया गया? उसे क्या नाम दिया गया है? उसका नाम दिया गया तत्व। तत्व, यौगिक मत कहिएगा, तत्व कहिएगा। चलिए नेक्स्ट चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 2 या 2 से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण। 2 या 2 से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण क्या हो सकता है? विलयन होगा, पायस होगा, एंजाइम्स होगा, पारद धातु मिश्रण। देखो एक चीज तो बात, 2 या 2 से अधिक, विलयन समझ में आता है, विलयन समझ में आता है। विलयन मतलब होता है मिश्रण। 2 या 2 से अधिक घटकों को मिला दीजिए, सजाती समान मात्रा। चलिए चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? 14 सही है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए। 2000 प्रश्न टारगेट में है तो 2000 प्रश्न करना है और रोजाना 25 प्रश्न करना है, क्योंकि ग्रुप डी में 25 प्रश्न का क्रेज सिर्फ साइंस का है, समझिए। तो चलिए अगर करना है 25 तो भाई आप लोग का ये 2000 को टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, करना है तब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता? लो भाई, रुधिर को पतला करना है, मोटा हो गया है रुधिर, रक्त मोटा हो गया है, पतला करो। वारफिन, डेंडामोडोल, एजिनोथ्रोमायसिन, हाइड्रालेजिन, कौन सा होगा? कौन सा होगा सर? इसका पहला होगा वारफिन। वारफिन दवा का प्रयोग रुधिर को पतला करने में किया जाता है। वारफिन दवा का प्रयोग रुधिर को पतला करने में किया जाता है। रुधिर को पतला करने में किया जाता है। किसकी दवा? रुधिर को पतला करने में कौन सी दवा? वारफिन। वारफिन 2-3 बार बोल दीजिए, याद हो जाए, वारफिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? मतलब हमारे कहने का मतलब रक्त प्रवाह चल रहा है, प्रवाह चलता आता जाता रहा, उसमें हवा का बुलबुला होने से इतना क्यों खतरनाक होता है? हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देगी, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। क्या हो सकता है अगर रक्त प्रवाह के साथ अगर हवा की छोटी छोटी बूंदे चलने लगे? हवा को जैसे एयर लेता है, गाड़ी में एयर देखे हैं हम, जैसे पेट्रोल वेट्रोल कभी कभार देखेंगे तो तेल से बूंदे बूंदे जैसा लगता है कुछ है, उसी को यहाँ बात कर रहा है। इसका जो सही है सी नंबर,
सी नंबर, रक्त के प्रवाह के में बाधा उत्पन्न कर देती है। समझ जाइए, एयर हो गया, हमारे ब्लड के अंदर भी एयर आ गया, एयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है सर? सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से वर्णक प्रोटीन प्रोटीन कौन सा है? म्यूसिन, पेप्टोन, हीमोग्लोबिन, विटेलिन, कौन सा है इसमें? कौन सा है? कौन सा है सर? इसमें हीमोग्लोबिन है, क्योंकि यही लाल होता है, लाल होता है, लाल होता है, यही हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन हमने बताया, हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चलता है, क्योंकि हमारे कोशिकाओं को कहीं न कहीं ग्लूकोज को पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को जो लाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। ये हीमोग्लोबिन होता है और ये लाल रंग का होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आसपास के वातावरण, आसपास के वातावरण पशुओं पौधों के संबंध अध्ययन को क्या कहा? पारिस्थितिक विज्ञान, निजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभाशास्त्र, प्रतिभाशास्त्र, कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है सर? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोलॉजी, क्योंकि दुनिया में जितने भी जो सब जुड़े हुए हैं, जैसे हम कहें कि वातावरण पशु पौधा के संबंध अध्ययन, मतलब हमारा कहने का मतलब पशु पौधा हो या कोई जानवर हो या कोई कीट हो, सबके सब एक इकोसिस्टम के भाग होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के भाग होते हैं, एक इकोलॉजी होती है, उसी से सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पौधा से तो समझिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। अगर आप कहेंगे सर वायुमंडल पौधा ना होता, जैसे हम कहें कि उत्पादक, अगर उत्पादक ना होता तो क्या उपभोक्ता हो पाते? नहीं, उत्पादक होना जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, स्फुग्नोमैनोमीटर दिए गए विकल्प में किसमें रक्तदाब को मापता है? क्या नापता है? शिराओं को नापता है, धमनियों को नापता है, आंखों को? सीधा सीधा बात है, धमनियों पे दाब करता है, दाब, उसे हमको पल्स पता चल जाती है, ये सीधा सीधा धमनियों पर करता है। 19 नंबर कौन सा सही है? 19 नंबर का बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं, लो भैया जबरदस्त प्रश्न आया। ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो गलतियां तो होती ही है, जेन्युइन है, गलती होगी। चलिए देखा जाए, रक्तचाप, रक्तचाप, रक्तचाप के बारे में कौन सा कथन सही है? हमारे कहने का मतलब कौन सा कथन सही है? 32 mmHg और डायग्नोस्टिक 35, 120/80, 160/80, नहीं ये गलत है, 80 mmHg। इसमें अभी तक तो हमको जो दिखा है इसका नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि जो होता है 120/80 mmHg ये होता है, 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है सर? बी करेक्ट है, क्योंकि हम लोग का जो रक्तदाब होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? हटा दो, बैरोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर नहीं हो, थर्मामीटर नहीं हो सर, स्फुग्नोमैनोमीटर होता है जिससे रक्तचाप मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है। ऐसे देखे होंगे ना, पट्टा लगा देते हैं, ऐसे पट्टा लगाकर उसके बाद उसमें हवा पंप करते रहते, ये धमनियों पे दबाव देता है, धमनियों पे दबाव देता है, हमारे रक्तचाप को पता चल जाता है कितनी तेज चल रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए की जाने वाली चिकित्सा का उपकरण, किसके कारण हम लोग अपने शरीर के अंदर की जो धक धक कहते हैं ना, तो लब डब धड़कन, अब उसको हम लोग क्या करें, किसके द्वारा सुने? पेरिस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, फाइलोडोस्कोप के द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा। कोई हमको दूर की वस्तु थोड़ी देखनी है,
इनको देखिएगा, इसका जो होगा स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टेथोस्कोप। सीधा सीधा बताएं, आला देखे हैं आप, जो डॉक्टर ले रहते ऐसे टांगे रहते, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा के, ऐसे लगाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, वो सुनते हैं, सुनते हैं। तो किसका प्रयोग किए सर? स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर रहे हैं। हृदय या फेफड़ों को उत्पन्न होने वाली ध्वनिया, ध्वनिया अभी हमने बताया जो धक 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 करता है, लब डब लब डब लब, मतलब लब डब लब डब लब डब ऐसे सुनाई देगा, लब डब लब डब लब डब। ये ध्वनियों को सुनने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है सर? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो आला बोलचाल की भाषा में आला कहते हैं लोग। और डॉक्टर लोग ऐसे कान ऐसे रखे रहेंगे, ऐसे रखे रहेंगे, उसके बाद लगा के उसको मतलब लगाएंगे लगाएंगे ऐसे ऐसे, वो चेक करते हैं कि ध्वनियों। क्लियर? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सही था सर? बी सही था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? अग्नाशय कोशिका, उपकला कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अधिचर्मिक कोशिका। तो सबसे लंबी जो कोशिकाएं होती हैं, सबसे बड़ी की बात की है क्या? सबसे बड़ी की बात की है, सबसे बड़ी कोशिका, तो इसके लंबाई में आना चाहिए, यहाँ सबसे लंबी भी लिखनी चाहिए। सबसे लंबी, लंबी कोशिकाएं जो होती है तंत्रिका, तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर कौन सही सर? सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबी होती हैं, हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं वही होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 23 का कौन सही है सर? सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में किस तंत्र का हिस्सा है? परिसंचरण तंत्र नहीं, ब्लड थोड़ी है। जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन थोड़ी है। उत्सर्जन तंत्र, सांस उस लेना, तो तंत्रिका तंत्र, अभी हमने बताया नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर कौन सही है सर? डी सही। ऑप्शन नंबर कौन सही? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तंत्रिका। आइए चलते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की मूल संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई कौन सी है? तो इसमें देखिए सेरेब्रम, नेफ्रॉन, सेरिबेलम, न्यूरॉन। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। न्यूरॉन, नर्वस से ही न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपको समझ में आए होंगे कि सर प्रश्न जो लाते हैं ऑथेंटिक प्रश्न लाते हैं, क्योंकि सबके सब प्रश्न आए हुए हैं। मान चलिए इसमें ऐसा कोई प्रश्न है जो बाहर से, सबके सब ये रेलवे में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लाए हैं। और यही प्रश्न बार बार रिपीट भी होते हैं, गलत हो जाते हैं हम लोग। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम करते हैं, अपनी वाणी को हम विराम कर रहे हैं। जय हिंद।